हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्य काल के बारे में। इनसे पहले हमने बात की मौर्य काल के प्रशासनिक सुधारों के बारे में, उनके सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में और प्रमुख मौर्यकालीन शासकों के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भाग नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मौर्य काल के सांस्कृतिक जीवन के बारे में। दोस्तों, ये जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने NCERT पुस्तक के आधार पर बनाए हैं, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मौर्य काल में सांस्कृतिक जीवन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कला और स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें बात करते हैं राजप्रसाद और प्राचीर। राजप्रसाद और प्राचीर का अर्थ है दुर्गों और महलों के बारे में। मौर्यों के स्थापत्य वैभव की सूचना दोस्तों मेगनीस और कौटिल्य के ग्रंथों से मिलती है। मेगनीस ने पाटलिपुत्र नगर मौर्य राजप्रसाद का वर्णन किया है। दोस्तों, मेगनीस ने किस नगर का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र एक दुर्ग के रूप में था जो एक प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्जे थे। इसका प्रासाद लकड़ी का बना हुआ था। दोस्तों, हम कह सकते हैं पाटलिपुत्र दुर्ग के अंदर बहुत एक प्राचीर दीवार से घिरा हुआ था तथा उसके अंदर महल है दोस्तों, वे लकड़ी के बने हुए थे मौर्य काल में, मौर्य काल के समय। अब बात करते हैं मौर्य काल भवनों का सबसे सुंदर उदाहरण दोस्तों पटना के निकट कुमार में मौर्य प्रासाद दिखाई देता है। दोस्तों, सबसे सुंदर उदाहरण पटना के निकट कुमार के मौर्य महलों में दिखाई देता है। उसके बाद मुद्रा राक्षस के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा के लकड़ी की 4 दीवारी का भी निर्माण किया गया। मुद्रा राक्षस विश्वादक्ष इसके रचयिता थे। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा के लिए लकड़ी की 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। इसके बाद बात करते हैं मौर्य स्तंभों के बारे में। ये स्तंभ पत्थर के बने हुए थे, इसलिए इसे अशोक के लाट के नाम से जाना जाता और पुकारा जाता है। मौर्यकालीन स्तंभों पर एक विशेष प्रकार की चमक मिलती है, जिसमें अशोक के एकाश्म स्तंभ दोस्तों उच्च कोटि के स्तंभ माने जाते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ये स्तंभ दोस्तों बलुआ पत्थर से भी निर्मित थे। अब बात करते हैं दोस्तों सारनाथ स्तंभ के बारे में। आपने कभी सुना ही होगा बहुत बार। दोस्तों, ये अशोक का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ में दोस्तों 4 सिंह हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, जैसे ये स्तंभ है, इसके चारों दिशाओं के अंतर्गत पीठ सटाए 4 शेर चारों दिशाओं में पीठ सटाए बैठे हुए हैं। इस स्तंभ को महाधर्म चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें 24 तीलियां हैं और सिंहों के नीचे दोस्तों पलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं, जिन पर 4 पशुओं की आकृति बनी हुई है, जिसमें गज, हाथी, सिंह, शेर, बैल और अश्व घोड़ा की 4 पशुओं की आकृति बनी हुई है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी यहाँ से ही लिया गया है। दोस्तों, सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी अशोक चक्र लिया गया है। अब बात करते हैं गुफाएं के बारे में। दोस्तों, गुफाओं के बारे में 7 चक्कर दोस्तों हम बात करते हैं 7 घर के नाम से। अशोक को उसके पुत्र दशरथ ने पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया। दोस्तों, ये गुफाएं बिहार में नागार्जुन और बारंबार की पहाड़ियों को काटकर साधुओं के लिए इसका निर्माण करवाया गया। ये गुफाओं की संख्या दोस्तों 7 थी, इसलिए इन्हें 7 घर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 7 गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुन और बारंबार की पहाड़ियों को साधुओं के लिए इसका निर्माण करवाया। दोस्तों, अशोक ने बारंबार की पहाड़ियों पर 7 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें दोस्तों करण चौपड़, सुदामा, लोमस ऋषि, विश्व झोंपड़ी, ये 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया। 222 अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने इसका निर्माण करवाया, जबकि दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। गोपिका, वदिक,
वहीक नाम की 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिसमें गोपिका प्रमुख गुहा मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मौर्य काल में चैत्य के बारे में। चैत्य क्या होता है दोस्तों? जिन कक्षों में पूजा और आराधना की जाती है उसे चैत्य के नाम से जाना जाता है। जैसे अजंता का हीनयान और अशोक का काल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें दोस्तों स्फूत के बारे में। स्फूत क्या होते हैं? बुद्ध और उसके महान शिष्यों के लिए अस्थियों पर बनाई गई समाधियों को दोस्तों स्फूत के नाम से जाना जाता है। बुद्ध और उसके महान शिष्यों के अस्थियों पर बनाई गई समाधियों को दोस्तों स्फूत कहते हैं। दोस्तों सांची और सारनाथ की स्फूत प्रसिद्ध है। सांची का स्फूत दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब बात करते हैं मौर्य काल में शैलियों के बारे में। दोस्तों मौर्य काल में 3 प्रकार की शैलियों का निर्माण हुआ: गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। दोस्तों गांधार शैली गांधार पाकिस्तान के अंतर्गत है, जिसमें हिंदू यूनानी शैली का मिश्रण है। मथुरा शैली मथुरा के अंदर और अमरावती शैली दोस्तों अमरावती जिले के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे शिक्षा में मौर्य काल में क्या योगदान रहा। दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय माना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र माना जाता है। मौर्य काल में साहित्य सर्जन का काल भी कहा जाता है। दोस्तों मौर्य काल को साहित्य सर्जन का काल कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। दोस्तों सुबंधु ने वासवदत्ता नाम की पुस्तक का रचयिता है। कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। मैग्निस्त ने इंडिका पुस्तक की रचना की। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नाम की पुस्तक की रचना की। यह दोस्तों चारों इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों लिपियों में भी 2 का सर्वाधिक विकास मौर्य काल के अंदर कर माना जाता है। एक तो दोस्तों ब्रह्म लिपि और एक दोस्तों खरोष्टी लिपि। इनका मौर्य काल में सर्वाधिक योगदान है। दोस्तों ब्रह्म लिपि आपको याद रखना है, जैसे इसका नाम ब से शुरू होता है तो इसका बाईं से ये दाईं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर की जो लिपि लिखी जाती है ब्रह्म लिपि, और दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों ये खरोष्टी लिपि मानी जाती है। तो दोस्तों ये था मौर्य काल के बारे में चर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण सार के बारे में। दोस्तों इनको आप याद रखना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल LMR क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।